हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट एन एसे। आप सब लोगों को पता है कि हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश एसे का, जिसमें हर स्टूडेंट को एक एसे लिखना होता है इंग्लिश में। और लोग ज़्यादातर इसी एसे में फेल होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी लोगों को गाइडलाइन, या लोगों को पता तो ऐसे कैसे अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूँ तो ऐसे को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे पेज का लिंक भी पड़ा होगा, और मुझे जो पीडीएफ फाइल है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसका लिंक भी पड़ा होगा, तो आप ये चीज़ें वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर नहीं हैं या फेसबुक पे आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि इससे होगा ये कि जैसे भी मैं कोई चीज़ अपने पेज पे, अपने फेसबुक के ग्रुप पे या यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो ये आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप वो चीज़ें ऑन एट द टाइम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। तो आज के इस वीडियो में लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं इंग्लिश ऐसे को लेकर। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें लोगों के वो जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको मैं आंसर कर सकूं। तो फॉर एग्जांपल लोगों के डिफरेंट कन्फ्यूजन्स होते हैं कि अच्छा यार, इंग्लिश का ऐसे तो हमने लिखना है, लेकिन हम मुझे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं यार मुझे आउटलाइन बनाने में बड़ा मसला होता है कि मैं आउटलाइन कैसे बनाऊँ इंग्लिश के ऐसे की। ठीक है, फिर क्या एक लोग कहते हैं यार मैं आउटलाइन भी अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसे लिखना होता है, वो उसमें मैं वीक हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं यार अच्छा मैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी अच्छा लिख लेता हूँ, लेकिन मैं जब ऐसे लिख रहा होता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे की बॉडी पे होता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ और फिर मैं आउट ऑफ द टॉपिक चला जाता हूँ। ठीक है, और फिर जो कुछ लोग कहते हैं कि यार अच्छा, जब कुछ लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा यार जो एक अच्छा ऐसे होता है उसको कंक्लूड कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के, इसमें मैं इन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने ऐसे की आउटलाइन कैसे बनानी होती है। ठीक है, अगर आप देखें तो आउटलाइन एक आउटलाइन जो है वो नेसेसरी होती है सी एस एस के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप सी एस एस के ऐसे की शीट्स देखें तो आंसर शीट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास ये शीट नंबर 1 है, ये शीट नंबर 2 है, ये शीट नंबर 3 है, ये 4 है, और फॉर एग्जांपल ये आपकी शीट नंबर 5 है। ठीक है, इसमें आपने करना क्या होता है, सबसे पहले जो शीट है वो उस पर आपने आउटलाइन बनानी होती है। ठीक है, और इस पर सारी आपकी आउटलाइन होगी, वो मैं आपको बताऊंगा आपने आउटलाइन कैसे बनानी है। ठीक है, हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ी सी अगले पेज भी चली जाए, लेकिन जब भी आपने ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे आपने एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, जहाँ आउटलाइन खत्म हुई ये नहीं हुई कि उसी के नीचे से आप शुरू कर दें, आप एक नए पेज, अगला पेज जो है आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप अपना जो ऐसे लिखना शुरू करें। ठीक है, और जब आप अगले पेज पे आते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 2 है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है, एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आपने डिफरेंट पैराग्राफ लिखने होते हैं जिसे आप बॉडी कहते हैं। ठीक है, और जब जब सी एस और जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं और बॉडी के बाद फिर आपने बाज़ दफ़ा यहाँ पे जब आपने सारा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपने कंक्लूड करना होता है ऐसे को, तो फिर उससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखें कंक्लूजन से पहले, क्योंकि ये वाला जो पेज है ये फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन का पेज है, यहाँ पे आप सारा कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा अपना कंक्लूजन जितना भी है वो लिखेंगे। तो लेकिन इस कंक्लूजन से पहले आपने एक और पैराग्राफ लिखना है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा कि ये चीज़ों से हम इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे, कैसे हमने आउटलाइन बनानी है, कैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, कैसे बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, कैसे क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और कैसे हमने कंक्लूजन लिखना है। और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ भी देखनी है कि जो हमारा ऐसे का मेन टॉपिक है हम उससे बाहर ना जाएं। ठीक है, क्योंकि ये लोगों का बड़ा मसला होता है कि लोगों को ऐसे का भी पता भी होता है, सारा कुछ आता भी होता है, लेकिन लोग लिखते लिखते वो कहीं और ही चले जाते हैं, वो आउट ऑफ द टॉपिक जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमने उस चीज़ों को भी अवॉइड करना है, और उससे बचने के लिए मैं आप लोगों को इस चीज़ की जो स्ट्रेटजी है वो बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और सबसे पहले आपने है कि आउटलाइन बनानी है। ठीक है,
सबसे पहले आपने आउटलाइन बनानी है ऐसे की। तो आउटलाइन आपने कैसे बनानी है, जो पहला पेज है आपका ये वाला, ये आउटलाइन का है, ठीक है। सबसे पहले जो आपने लिखना है वो आपने लिखना होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहली जो हेडिंग होती है वो इंट्रोडक्शन की होती है। और कुछ लोग इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं, इंट्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग एक छोटी सी कोटेशन टाइप जो आपके थीसिस, जो कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, कुछ छोटी सी, और जो जिसमें जो मुख्तसर मगर जामे, उर्दू में से कहते हैं मुख्तसर मगर जामे में, शॉर्ट बट कंसाइज, ठीक है। लेकिन आपने वो स्टेटमेंट भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसके लिखने होते हैं जो भी आपको सोशल इशू है। फॉर एग्जांपल आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसे आपको सोशल इशू पे आता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और हर साल सोशल इशू पे ऐसे आता है, ऐसा नहीं होता कि किसी साल मिस हुआ हो, लेकिन हर साल सोशल इशू पे ऐसे आता है। और ये हम सोशल इशू को ही लेके चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के मुझे सेंड करना है। पैराग्राफ इस चीज़ के मुतालिक लिखना है आपने कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं तो इसकी रीजंस क्या हैं और फिर इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपने लिखना था एक छोटा सा पैराग्राफ। तो आपने लिख के मुझे ईमेल करना था। कुछ लोगों ने मुझे किया है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया तो मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे लिख कर सेंड करें, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ से लेके चलेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपने जो होती हैं उसकी काजेज लिखनी होती हैं, जो भी सोशल इशू है, ठीक है। और जब भी अपनी काजेज लिखनी शुरू करनी है, सो फॉर एग्जांपल लेट मी क्लियर दिस थिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया, जो पहली हेडिंग है वो होगी आपकी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं और फिर कोई एक छोटी सी स्टेटमेंट वगैरह वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक छोटा सा ऐसे हम ए कह लेते हैं, ए इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखने होते हैं इसकी काजेज जो है, उसका नंबर 2 हेडिंग कह लें, ठीक है। जब आपने काजेज लिखनी है, काजेज के अंदर आपने 3 चीज़ें लिखनी है, 3 चीज़ों के बारे में। अनलेस कि उसने, अगर तो वो एक सोशल इशू जनरल टाइप है तो फिर आपने ये 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। लेकिन अगर वो कहता है फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो फिर तो आपने ये सोशल और इकोनॉमिक को लेके चलना है, फिर आपने पॉलिटिकल को उस चीज़ पे लेके नहीं चलना, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखना है फॉर एग्जांपल इसकी जो सोशल काजेज हैं वो आप लिखना चलते जाएंगे सब हेडिंग्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप इसमें इकोनॉमिक इसकी जो है वो लिखेंगे सारी, और फिर उसके बाद जो आखिरी पॉलिटिकल है वो सारी काजेज लिखेंगे। ये आप लिख रहे हैं काजेज, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरे पॉइंट में आपने देनी होती है सजेशंस, या हाउ टू इम्प्रूव के इन चीज़ों को हम इन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये पैटर्न दिया, ये आपने पैटर्न चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने सोशल काजेज लिखी है तो आपने यहाँ सोल्यूशंस में भी सबसे पहले सोशल ही लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चूज कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इसमें आप पहले पॉलिटिकल लिख सकते हो, फिर सोशल या फिर इकोनॉमिक, जैसे भी कोई भी आप चीज़ चूज कर सकते हो, नो मैटर। लेकिन फिर जो आपने पैटर्न ऊपर रखा हुआ वही फिर आपने यहाँ पे नीचे आके सजेशंस में आना है, ठीक है। वही पैटर्न आपने यूज करना है। सजेशंस में आएंगे तो सजेशंस में सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल ऊपर सोशल लिखिए, तो यहाँ पे इसकी जो जितनी भी हैं, ओके, तो जितनी भी इसकी हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोशल, यहाँ पे आप किसकी हेडिंग डाल रहे हैं, सजेशंस की। सजेशंस में आपने क्या करना है, जो पहले है उसकी सोशल है वो लिखनी शुरू करनी है। यहाँ पे आप सोशल लिखेंगे 1 2 जितनी भी आप हैं, फिर आप उसकी इकोनॉमिक लिखेंगे जितनी भी हैं, फिर आप उसकी पॉलिटिकल लिखेंगे जितनी भी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे फिर उसके बाद आपने एक और पैराग्राफ लिखना होगा जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है और इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने आखिर पे आना होता है कंक्लूजन पे, ठीक है। तो आपको आउटलाइन की समझ लग गई है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने ये जो ए है, ये ए एक्चुअली है, बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि एक ना यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड टू द टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अगर आप समझते हैं आपको लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं
तो मैं नहीं चाहता कि आप लिखें, अगर लिखना है तो एक से दो सेंटेंसेज या मैक्सिमम 3 से 4 लाइनों का पैराग्राफ, इससे ज़्यादा आप इस पे ना फोकस करें, क्योंकि ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है बैकग्राउंड तो आप इस चीज़ों को ज़रा देखें, क्योंकि ऐसे पे जब आपने लिखना हो तो लोगों को फिर हिस्ट्री में चले जाते हैं और फिर पता नहीं क्या लिख देते हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा अवॉइड ही कीजिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप ये मेक श्योर कर लें कि वो जो आपका पैराग्राफ हो वो 4 से 5 लाइनों का, इससे ज़्यादा ना हो। और उसमें आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी होती है। ये नहीं होता कि आप वो एट द बिगिनिंग बिल्कुल ही शुरू से शुरू कर लें और फिर आप चलते जाएं, ऐसा नहीं आपने करना, ठीक है। तो ये वाला आप सेंटेंस ऐड भी कर सकते हैं और ये वाली हेडिंग है हिस्ट्री वाली या बैकग्राउंड वाली, और आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो है वो 5 से 7 लाइनों से ज़्यादा ना हो पैराग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने काजेज़ की तरफ आना होता है। काजेज़ के अंदर फिर आपने पहले सोशल लिखनी है जितनी भी हैं, फिर आपने उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिखने हैं जितने भी हैं, फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट लिखने हैं जितने भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये काजेज़ थी, फिर आपने उसके बाद इसके सोल्यूशंस पे आना है। सोल्यूशंस में भी फिर आपने सबसे पहले इसके सोशल जितने भी आपने ये काजेज़ थी इनको सॉल्व करना होता है एक्चुअली। फिर आप इनके सोल्यूशंस बताएंगे, सोशल, फिर इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल, इस तरह। और इन सब के बाद फिर जो आपने आउटलाइन फिर आपने लिखना होगा क्रिटिकल एनालिसिस और फिर आपने कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हर एक जो भी सोशल ऐसे होगा उसकी आप इस तरह करके एक आउटलाइन बना सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं आउटलाइन को जो खूबसूरत लोग करते हैं अगर आप उनको आउटलाइन का मतलब देखेंगे तो वो तकरीबन यही चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ लोगों की आपको आउटस्टैंडिंग लगती है। आउटस्टैंडिंग इसलिए लगती है कि वो सिंपल लफ्ज़ों का हेर फेर करते हैं, उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और वो चीज़ों को ज़रा प्रेजेंट अच्छी तरह करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका पैटर्न होगा वो तकरीबन यही होता है जो भी सोशल इशू होता है ज़्यादातर, ठीक है। और इसके बाद जब आपने आउटलाइन बना ली तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंट्रोडक्शन लिखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पहला पेज था आपके ऐसे का, आपके आंसर शीट था, इसमें आपने आउटलाइन बना ली, ठीक है। फिर आपने नए पेज पे जाना है, ये आपका नया पेज है और यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आधे पेज तक जितना भी आप समझते हैं, आधा पेज या 5 या 7 8 लाइनें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। इंट्रोडक्शन का जो सबसे पहले सेंटेंस होगा वो आपका जो होगा जो बेसिक टॉपिक सेंटेंस है ना, टॉपिक मतलब जो आपका ऐसे दिया गया है उसको आपने हूबहू वैसे नहीं लिखना होता, उसको आपने थोड़ा सा रीफ्रेज करके लिखना होता है। रीफ्रेज का मतलब ये होता है कि आप लफ्ज़ चेंज कर सकते हैं लेकिन आइडिया चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लेके चलना है। स्टार्ट में सबसे पहला सेंटेंस जो आपका होगा वो इसी चीज़ के मुतालिक होगा कि आपने जो टॉपिक है उसको रीफ्रेज करके चलना है, ठीक है। फिर आप उसके 1 से 2 सेंटेंस इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जैसे आपने आउटलाइन बनाई है ना, फॉर एग्जाम्पल उसकी काजेज़ की, तो फिर आपने इसे सेंटेंस फॉर्म में ही लिखना होता है, ठीक है। और ऐसे में हेडिंग कोई नहीं होती। तो फिर आपने फिर अगला सेंटेंस जो आपका होगा वो आप इसकी काजेज़ की तरफ जाएंगे और काजेज़ आपने वो ही लिखनी है जो आपने आउटलाइन में बनाई है। अगर आपने कोई नई याद आ जाती है तो आप वो आउटलाइन में ही लिखें पहले, तो फिर उससे नीचे आए। क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आप ऊपर आउटलाइन में कोई और चीज़ बता रहे हैं काज और नीचे कोई और लिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या अच्छी मैनेजमेंट नहीं कंसिडर की जाती, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें वो अपना काजेज़ लिखनी शुरू करनी है और काजेज़ में आपने वही काजेज़ लिखनी है, बट आपने वर्ड्स जो हैं उसको वही यूज़ नहीं करने, उसके सिनोनिमस यूज़ करने हैं। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं मिल रहा तो आप उसे वही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उससे कोई अच्छा वर्ड या कोई और उसके कम्पिटेटिव वर्ड नहीं मिल रहा तो फिर आप वही वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जितने कलरफुल या डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे उतने ही आपके जो अच्छे मार्क्स लेने की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो फिर ऐसे आप वो सारे काजेज़ बताएंगे। जब काजेज़ बताएंगे फिर आप अगला सेंटेंस में उसी के सारे सॉल्यूशंस बताएंगे जो आपने ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के अंदर जो सब हेडिंग्स है वो सारे या उसमें से कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो आप इसमें लिखेंगे, लेकिन वर्डिंग चेंज करके, ठीक है। और फिर ये सारे के बाद फिर आपने एक आखिर पे लिखना होता है एक और सेंटेंस जिसे कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली आपकी थिंकिंग या आपकी राय जो होती है ये वो होती है जिसे आप अपना कंक्लूजन कह सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे कोई डिटेल कंक्लूजन देना नहीं शुरू कर देना। यहाँ पे आपने सिंपल एक छोटी सी अपनी स्टेटमेंट देनी होती है उस चीज़ के बारे में कि जी मैं ऐसे सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में,
ठीक है। जो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है, ये जो चीज़ है वो जब सारे ये काजेज और सजेशंस को डिस्कस करेंगे उसके बाद आपने डिटेल सोल्यूशन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में कभी भी आपने कोई मैक्सिमम दो लाइनों से ज़्यादा आपने थीसिस स्टेटमेंट को नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि एक में ही आप उसे रखें, लेकिन अगर 2 कर देते हैं तो देन वेल एंड गुड, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आपने करना, ठीक है। तो इस तरह आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बन जाएगा। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, आपको अगर कोई भी टॉपिक पता है या आपको देखना चाहते हैं आप कोई भी टॉपिक पे, उसके सिंपल आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें। जब आप ये सारी चीज़ें एक पैराग्राफ में लिखेंगे, आपको खुद ही आपकी लिखी हुई वर्डिंग से पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ वाकई काम कर रही है। पहले मैं स्टेटमेंट्स लिखता था, तो ये इंट्रोडक्शन लिखता था तो उसमें मैं पता नहीं क्या क्या लिखता रहता था। लेकिन अगर आप जो अपने पहले अगर कोई लिखा है, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से लेके दोनों को कंपेयर करेंगे एक ही टॉपिक पे, तो आप लोगों को चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाएगा कि वाकई ही चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है ऐसे का, वो होता है बॉडी। अब जो बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर ये फॉर एग्जांपल एक पेज है, इसमें डिफरेंट पैराग्राफ होते हैं। ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ 3 है। इस तरह पैराग्राफ लिखते जाते हैं ऐसे में, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हर पैराग्राफ को हमने कैसे लिखना है, ठीक है। हर पैराग्राफ को हमने कैसे लिखना है। एक्चुअली जो हमारा मेन आइडिया है, हमने सेंटेंसेस को मिलाना है। सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनाएंगे और पैराग्राफ आपस में मिलके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक्चुअली फोकस कर रहे हैं सेंटेंसेस पे। जब हम सेंटेंसेस पे फोकस करना शुरू करेंगे तो हम कभी भी आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जा सकेंगे, ठीक है। जब आपने हर पैराग्राफ की स्ट्रक्चर ये होगी, हर पैराग्राफ की जितना भी आप बॉडी का पैराग्राफ लिखेंगे बॉडी ऐसे में, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इसकी स्ट्रक्चर आपने यही रखनी है। अगर आप इसी चीज़ को लेके चलते चलेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें होगा क्या, इसमें होता ऐसे है, सबसे पहले जो आपने ऊपर अगर आप काजिज लिख रहे हैं, ठीक है, अभी आपने ऐसे स्टार्ट किया तो आप सबसे पहले काजिज पे आएंगे। सबसे पहले जो आपने काज है ना आपकी पहली है, जो भी काज आप लिख रहे हैं, वो जो काज है पहले आपने उसको रीफ्रेज करके अच्छी सी वर्डिंग से पैरे का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। पैरे कि ये जो हमारी काज है ये उसको कैसे इम्पेक्ट कर रही है, ठीक है। जिससे आप छोटा सा टॉपिक स्टेटमेंट टाइप कुछ कह लें, ठीक है। आप सबसे पहले उस जो काज है, अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखने लगे पैराग्राफ को, ठीक है। सबसे पहले जो सेंटेंस आपने लिखना है वो जो काज है उसको आपने अपने टॉपिक के साथ अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपने अपनी काज को अटैच कर दिया, फिर आपने इस काज को लेके इसके ऊपर आर्गूमेंट्स देने हैं, ठीक है। अगले सेंटेंस जो गए 1 से 2 या 3 जितने भी आप आर्गूमेंट्स दे सकते हैं आप उससे देंगे। फिर इन्हें आपने इन आर्गूमेंट्स को आपने सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट कैसे करेंगे, फिर आप इसके बारे में आपने एग्जाम्पल देनी है, इसके बारे में, ये जो काज चल रही है किसी और की नहीं, ठीक है। अगर कोई और की देंगे तो फिर आपके लिए डिफिकल्टीज होती चलती जाएंगी। जो आपने काज लिखी है उसी के बारे में आपने इसके बारे में एग्जाम्पल्स देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर आपने इस चीज़ को पैरे को जब कंक्लूड करना है तो फिर आपने एक और सेंटेंस लिखना है, ठीक है। जब पैरे को ये जो सेंटेंस होगा ये इस काज को जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसके साथ अटैच करना है होगा रीफ्रेजिंग करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो अगर आप देखेंगे कि ये जो एक पैराग्राफ बन गया, ठीक है। पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो आपने जो आपकी काज है या सोल्यूशन है उसको आप अटैच करेंगे, रिफ्रेज करेंगे अपने टॉपिक थीसिस से, फिर आप इसके बारे में आर्गूमेंट्स करेंगे, फिर आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप उसके बारे में एग्जांपल्स देंगे, दादो शुमारियात ऐड करेंगे, लेकिन मेक श्योर कर लें कि वो जो चीज़ें हैं वो किसी अथेंटिक सोर्स से हों, ठीक है। ऐसे ही बाद दफ़ा लोग अगर आप ऑन नेट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि बेशुमार ब्लॉग्स बने हुए हैं, लेकिन उनके बारे में लेकिन उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अथेंटिक नहीं होती। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई सोर्स नहीं लिखा होता, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ इंटरनेट से इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप देखें कि उसका सोर्स कहाँ क्या है और फिर उसकी चीज़ को आप लेके जाए। लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं अगर आप उनको तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उनके ब्लॉग्स वगैरह पर जो ऑथेंटिक है जैसा कि नासा हो गया या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह के जितने भी ब्लॉग्स हैं उनसे आप देख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका एक पैराग्राफ होगा। आपने सारे पैराग्राफ इसी ही तर्ज में लिखने हैं। इससे होगा क्या, अगर आप देखें अब देखें हर स्टेटमेंट जो है, हर स्टेटमेंट एक दूसरी स्टेटमेंट के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल ये जो पहली स्टेटमेंट ये जो आपका टॉपिक स्टेटमेंट है उसके साथ अटैच है,
फिर आपने ये जो लाइनें लिखी हैं जिसमें आपने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं वो सारे इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। और फिर इसको आपने सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स दी हैं वो इसके साथ अटैच हैं। और फिर उसके बाद आपने थीसिस लिखा है, वो थीसिस स्टेटमेंट टाइप आपने लिखा है जो आखिर पे जो इस सारे को कंक्लूड करेगी, वो जो होगी वो इस सारे से भी कनेक्ट होगी। और एट द एंड जो आपका थीसिस है या जो आपका आपका जो विजन है या जो आपका आइडिया है उससे भी ये चीज़ रिलेट करेगी, ठीक है। तो इससे सवाल नहीं पैदा होता कि आप आउट ऑफ द टॉपिक चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अभी देखें आपने एक पैराग्राफ लिखा है, इसी तरह आप दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर चौथा लिखेंगे, इस तरह आप सारे पैराग्राफ लिखेंगे। अगर आप देखते जाएंगे कि हर पैराग्राफ जो होगा वो जो आपकी आउटलाइन है उसके साथ भी कनेक्ट होगा, जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, जो आपका विजन है उसके साथ भी कनेक्ट होगा, प्लस जो आपका टॉपिक है उसके साथ भी कनेक्ट होगा। हर चीज़ के बारे में उसके बारे में फ्लेवर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है ऐसे वो है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जी बॉडी स्ट्रक्चर। उसके बाद आपने लिखना होता है क्रिटिकल एनालिसिस, लेकिन कुछ लोग इसे इंक्लूड करते हैं और कुछ इसको जो है वो सिंपल कंक्लूजन में ही इंक्लूड कर लेते, कुछ यहीं पे एनालिसिस कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो यहाँ पे इससे पहले अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इस चीज़ से मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा, जो लोग कंक्लूजन से पहले एनालिसिस करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो एनालिसिस है ये है क्या। एनालिसिस ये होते हैं कि जो आपने थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिखी ना, थीसिस स्टेटमेंट है कि जो आपकी रिसर्च है या जो आपका विजन है या जिस चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में या उस चीज़ को सपोर्ट करने में आपने जितने भी ऊपर सॉल्यूशंस दिए हैं ना, उन सारे सॉल्यूशंस को आपने उनके, जैसे हमने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टाइप बनाया था ना, तो यहाँ पे आपने एक वो पैराग्राफ लिखना होता है कि कैसे वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको कैसे जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वो जो बंदा है एग्जामिनर से पता चल जाएगा कि ये जो बंदा है अब कंक्लूजन की तरफ आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप हम अपना कंक्लूजन लिखें, ठीक है। और कंक्लूजन लिखने के लिए भी, कंक्लूजन अगर आपने लिखना है तो सबसे पहले जो आपके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट है या जो आपका मेन आइडिया है उसको आपने रिफ्रेश करके लिखेंगे। और फिर जितने भी आपने ऊपर जिनके बारे में आप एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं सॉल्यूशंस, आपने यहाँ पे सिंपल वही डालने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालने होते। अगर फॉर एग्जाम्पल बंदा लिख रहा होता है कि मैं डाल रहा हूँ उसका ये भी सॉल्यूशन, आपको पता है कि लिखते लिखते बंदे के में जाता है हाँ ये भी है, तो वो आपने नहीं डालना। अगर डालना है तो फिर आपको सारी चीज़ें ऊपर से शुरू करनी पड़ेंगी। आपको पहले उसे आप जैसे बैंक आउटलाइन में डालेंगे, आउटलाइन के बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ में, पैराग्राफ के बाद फिर आप उसे ऐसे कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे कंक्लूजन में ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या अच्छा ऑर्गेनाइज्ड ऐसे जो है उसे आप नहीं कह सकते, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जब ऐसे को कंक्लूजन को कंक्लूड करना होता है देन इट इज ऑलवेज लीव एन ऐसे एट एन ओपन एंड, मतलब इसे आप किसी भी कोटेशंस वगैरह पे छोड़ दें ऐसे को ना। कोटेशंस किसी अच्छी अथेंटिक बंदे की होनी चाहिए कोटेशंस। कोई जैसे कॉमन कोटेशंस होती हैं उससे आप परहेज ही करें, क्योंकि उससे ये होगा कि वो वाली अगर आपके पास कोई कॉमन लिखने जाते हैं तो वो आप ना लिखें, लेकिन अगर आपके पास कोई एंटीक या यूनिक है तो आप उसको इसमें इंक्लूड करें विद रेफरेंस, ठीक है, कि ये इस बंदे की है। तो फिर ये चीज़ आपको ना ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि इंग्लिश का जो ऐसे है उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इंग्लिश ऐसे के पेपर को। लेकिन अगर फिर भी कोई आपके कोई कन्फ्यूजन हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो जो इसमें आंसर नहीं हुए तो आप वो मेरे से इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं उनको आंसर कर दूंगा। तो ये हमारी जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था वो हमारा आज से ख़त्म हो गया है। अब जो आज के बाद जो अब हमने शुरू करना है वो जो हमारी प्रॉपर प्रिपरेशन है, जो हमने डिसाइड किया हुआ है कि इंग्लिश प्रेसी के पेपर से स्टार्ट करनी है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उस चीज़ के बारे में होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं सिंपल एक ही लेक्चर बना सकूंगा क्योंकि फिर जो है नेक्स्ट वीक के आखिर में मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकूंगा। लेकिन फिर उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी वो एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च में होगी पाकिस्तान से वो मैं वीडियो शूट करूँगा, ठीक है।
तो हाँ, और दूसरा अगर आपने मैंने एक नया फेसबुक का ग्रुप बनाया है। पहले हमारा पेज था, लेकिन अब हम पेज से ग्रुप की तरफ आ रहे हैं। पेज में कुछ कंफ्यूजन्स थी, कुछ इतना यानी कि लोगों को चीज़ें ढूंढने में मसला बनता था। तो इसलिए ना इन सारी चीज़ों को ना एक फेसबुक जो ग्रुप है ना वो कवर करता है। पेज और ग्रुप फेसबुक पे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक फेसबुक की एक प्रोडक्ट होती है पेज, और एक होती है ग्रुप। तो पहले हमारा पेज था, उसमें लोगों को चीज़ें ढूंढने में मसला होता था, तो इसलिए मैंने इस सारे को स्विच कर रहा हूँ ग्रुप पे। फेसबुक का ग्रुप, उस पे उसको मैनेज करना भी आसान है, उससे चीज़ें ढूंढना भी आसान है। तो वो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हेल्पफुल रिसोर्सेज इस पेज से या इस ग्रुप से मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो लिंक है ग्रुप का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये जो हमारी फाइल है इसका जो पहला पेज है उस पे भी एक लिंक है। अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर भी आप इस पेज पे चले जाएंगे। आप इस पेज को ज्वाइन भी कीजिए, इस ग्रुप को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, लेकिन अगर मैंने कोशिश किया कि जितने ज़्यादा हो सके मैं लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इस वीडियो के कमेंट में या हमारे फेसबुक के ग्रुप में डाल दें, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसे आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।